मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन जब नितिन ने देखा कि प्रत्युषा उससे माफी मांग रही थी तो नितिन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मैं अकेला हूँ तो उसके बाद में मैं कुछ भी कर सकता था। इसके साथ में मेरे बीच में कुछ भी नहीं आता था। एक तरह से कहा जाए तो नितिन तो वैसे भी इस तरह से अकेला रहना ही अच्छा लगता था। स्वतंत्र रूप से दुनिया के अंदर इधर उधर यात्रा करने के लिए करते हुए, और उसके पास में केवल डायरेक्ट स्टूडेंट्स के सिवाय कोई और दूसरी फैमिली नहीं थी। केवल उसी फैमिली के अंदर वह बंधा हुआ था, और जो भी करता था वह अपने डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए ही किया करता था। वास्तव में आप बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज टाइप के आदमी हैं। प्रत्युषा सामने वाले की आंखों के अंदर देख सकती थी कि उसके आंखों के अंदर बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, और वह अपने वर्तमान के जीवन को बहुत ही आनंद से जी रहा था। और उसने अपनी स्वीकृति में सिर हिला दिया, क्योंकि वह देख सकती थी कि किस तरह से बिना किसी के समर्थन के वह इतना बड़ा आदमी बन गया है, और अपनी मेहनत के साथ में वह किस तरह से होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बन गया है। वह भी उसकी एज ज्यादा भी नहीं है, केवल वो 20 की एज के अंदर ही है। हालांकि कभी कभी वह बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय लग सकती थी, लेकिन वास्तव में नितिन का जीवन बिल्कुल साधारण था और एक सम्मान योग्य था, क्योंकि छात्रों का उनके ऊपर बिना किसी शर्त के इतना ज्यादा विश्वास होना, एकेडमी के सभी बुजुर्गों का उसके ऊपर विश्वास करना, जब तक वह आसपास थे हर एक असंभव काम को संभव कर दिखाना। प्रत्युषा ने आज तक बहुत सारे ऐसे युवकों को देखा था जो इसी की एज के अंदर इतने ज्यादा उत्कृष्ट थे, लेकिन फिर भी वह नितिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर नवजात संत लेवल के ऊपर पहुंचना, मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बनना, छात्रों के बीच में एक अटूट विश्वास और एक नई दुनिया बनाना और दुनिया की स्वीकृति हासिल करना, वह एक ऐसा करिश्मा था जो बहुत कम लोग ही कर सकते थे। और जो विशेष रूप से सामने आया वह था दूसरे का मानसिक लचीलापन, क्योंकि किसी संकट के समय में भी नितिन आराम से संयम से उस मामले को निपटाया करता था। जब तक नितिन को मौका दिया जाएगा उसके साथ में इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह भविष्य के अंदर एक अलग ही उपलब्धि हासिल करेगा। अनजाने में ही प्रत्युषा का नजरिया अब नितिन के लिए बहुत ही ज्यादा बदल चुका था, और यहाँ तक आते आते अब वह नितिन के लिए कुछ फील करने लगी थी, क्योंकि वह अब नितिन की तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्ट होने लगी थी। अब उसकी निगाहें नितिन के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनजाने में ही नितिन ने उसके अंदर बहुत सी अजीबोगरीब भावनाएं भर दी थी, जिसके बारे में प्रत्युषा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये ऐसा था जो आज तक प्रत्युषा के साथ में कभी भी नहीं हुआ था। चलो वापस चलते हैं। बातें करते करते अब वो वापस से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। आसमान में चमक रहे उस चांद की रोशनी ने उन दोनों के पीछे एक लंबी सी परछाई बना दी। एक हल्की सी हवा चली और उसके साथ में युवती की बॉडी से फीकी सी सुगंध फैल गई। ये एक बिल्कुल आरामदायक सुगंध थी। नितिन ने आज से पहले इतना ज्यादा सुकून कभी महसूस नहीं किया। नितिन का हाथ अब धीरे धीरे प्रत्युषा के हाथ की तरफ बढ़ने लगा था। उसने प्रत्युषा के हाथ को छुआ तो उसे बिल्कुल नरम और कोमल हाथ महसूस हुए, लेकिन जैसे ही प्रत्युषा ने उस हाथ को महसूस किया, प्रत्युषा के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसका शरीर वहीं पर ही अकड़ गया, और उसने धीरे से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया और अपने सीने से चिपका लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने प्यारी की आवाज के साथ में कहा, मैं पहले जाऊंगी, और ये शब्द कहते ही वह वहां से चली गई। एक ही पल के अंदर प्रत्युषा अब वहां से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। उसको जाने के बाद में वो चली गई। क्या वो ऐसे ही चली गई? नितिन ने बड़े ही अफसोस और दुख भरी आवाज के साथ में कहा। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और अपना सिर हिलाने लगा। आखिरकार क्यों क्यों मैंने ऐसा कुछ किया? अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता और मैंने उसके हाथ को नहीं छुआ होता तो शायद हम वास्तव में यहाँ पर थोड़ी देर और एक साथ रहते और थोड़ी देर और हम लोग बातें कर पाते। क्या प्रत्युषा ने मेरी इस चीज को गलत माना? क्या उसे अच्छा नहीं लगा? अगर वास्तव में उसे ऐसा अच्छा नहीं लगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हम दोनों की दोस्ती टूट जाए?
और फिर तो मैं उसके साथ में उससे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार नितिन, तूने ऐसा क्यों किया? परेशान होकर नितिन अब अपना सर झुकाए वहीं पर ही खड़ा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियों को बहुत जोर से बिछा हुआ था। थोड़ी बहुत देर शांत रहने के बाद में नितिन ने मन ही मन में सोचा, अब तो मुझे कल सुबह ही देखना होगा कि उसका मूड कैसा है। कहीं पे उसने मेरे आज रात की इस हरकत से वो गुस्सा ना हो जाए, और अगर वह ज्यादा नाराज नहीं हुई तो फिर शायद वह ऐसा कर सकता था कि वह आज की बात को भुला देता और उसके साथ में पहले जैसे ही रहने लगता, जैसे कि वह उससे पहले बात किया करता था, जैसे कि आज कुछ हुआ ही ना हो। अपना सिर हिलाते हुए नितिन अब अपनी घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन अचानक से गलियों की गहराई के अंदर से एक आवाज आती है, अलविदा दोस्तों, अलविदा परिवार वालों, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। मैंने आज तक आप सभी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया है। वह आवाज सुनकर नितिन अब अपनी जगह पर रुक गया था और वह उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से वह आवाज आ रही थी। जब वह वहां पर पास में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक 30 की उम्र का व्यक्ति था। एक घर के सामने घुटने टेके हुए वह वहीं पर ही विलाप कर रहा था। वह बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था और उसका पूरा चेहरा धूल से ढका हुआ था। वह सब कुछ ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वह व्यक्ति अभी कहीं से बचकर आया है। कुछ बार और प्रणाम करने के बाद में अब वह व्यक्ति खड़ा हो गया और अपने शोल्डर रिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली और उसने वह तलवार अब अपने गर्दन के पास में लाकर रख दी और वह अब अपने गर्दन को काटने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देख नितिन चौंक गया। क्या वह आत्महत्या करने जा रहा है? सड़क पर चलते हुए उस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद न करते हुए नितिन ने बिना किसी समय को गवाए जल्दी से अपनी अंगुली के अंदर एनर्जी भरी और उस तलवार की ओर चला दी। डिंग! और उसी साथ में वह तलवार उस आदमी के हाथ से छूटते हुए एक दीवार के अंदर जा लगी और वहां पर जाने के अंदर वह गहराई से उस दीवार के अंदर घुस गई और वहीं पर ही हिलने लगी। अपनी तलवार को इस तरह से उड़ते हुए देख वह आदमी अपनी जगह पर ही जम गया और उसने उस तरफ पलट कर देखा जिस तरफ से वह अटैक उसकी तरफ आया था। तो उसने देखा कि उस तरफ से उसकी तरफ चलता हुआ कोई आ रहा है। चींटियां भी जीने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करती है। तुम तो एक इंसान हो तो तुम अभी से ही आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो? नितिन ने उससे कहा। करीब चलते हुए उसने देखा था कि उसके सामने वाले उस व्यक्ति ने 30 की एज के अंदर ही ट्रांसेंड मॉडल लेवल 9 के ऊपर चला गया था और इस ताकत के साथ में उसे इस फायर सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और अलग माना जा सकता है। मुझे अब जीने से कोई भी प्यार नहीं है क्योंकि मैं अपने बड़ों को नाराज कर रहा हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि उसके सामने जो व्यक्ति अभी खड़ा था उसने केवल एक ही चुटकी के साथ में उसकी तलवार को बहुत दूर उड़ा दिया था। इसीलिए नितिन के सामने खड़े हुए उस व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक नितिन को जवाब दिया क्योंकि उसने उसे उसकी कम उम्र के बावजूद उसे कम नहीं आंका था। आखिर आपके साथ में ऐसा हुआ क्या है कि उसके बाद में आपकी पूरी जीने की ख्वाहिश ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? नितिन ने उससे गंभीर भाव से पूछा क्योंकि फायर सोसाइटी के अंदर इतने ज्यादा संसाधन होने के बाद में भी एक व्यक्ति जो कम एज के साथ में इस लेवल तक पहुंच सकता था उसे एक उत्तीर्ण लड़ाकू माना जा सकता था। उसकी इस प्रतिभाशाली ताकत के साथ में उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। तो फिर आखिरकार वह अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश क्यों करना चाहेगा? मैं अब नहीं जी सकता क्योंकि मेरा जीवन किसी भी काम में नहीं आने वाला। हमारे यहाँ पर फायर सोसाइटी के अंदर सबसे अच्छा व्यवसाय लोहार को माना जाता है और मैं उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैंने अपना टीचर बहुत ही अच्छा लोहार गिल्ड के मास्टर टीचर को बनाया है। वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है। उनका नाम लोहार मास्टर सूरज है। वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंने सोचा था कि अगर मैं उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा तो उसके बाद में मैं बहुत ही अच्छा लोहार बनूंगा और मैं बहुत बहुत ऊंचाइयों को छूऊंगा। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 10 साल के अंदर हर बार फेल होता जाऊंगा।
24 साल से मैं लोहार की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं 7 साल का था तभी से मैं लोहार स्कूल के अंदर जाना शुरू कर दिया था और उसी का प्रशिक्षण किया जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा मंदबुद्धि होऊंगा कि उसके साथ में मैं एक स्टार लोहार मास्टर की परीक्षा को पास नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? अपने सामने खड़े उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद में नितिन हैरान रह गया। क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्योंकि नितिन को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ट्रांसेंड लेवल 9 का एक लड़ाकू एक लेवल 1 की लोहार परीक्षा को पास नहीं कर पाया, वो भी 27 साल इस तरह से मेहनत करने के बाद में। क्योंकि इसके लेवल के साथ में तो कोई भी एक 5 स्टार लोहार मास्टर बन सकता था, तो फिर ये आखिरकार एक स्टार लोहार मास्टर की परीक्षा भी पास कैसे नहीं कर पाया? क्या वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो इतना बड़ा होने के बाद में इतनी छोटी किसी परीक्षा को भी पास ना कर पाए? नितिन के उन सवालों को सुनने के बाद में सामने खड़े हुए उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ। जब भी मैं हथियार बनाता हूँ मैं उसका डिजाइन तो तैयार कर ही लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको पूरी तरह से हार्ड करने की कोशिश करता हूँ और उसको शेप देने के लिए आग के अंदर डालता हूँ तो अर्थ फ्लेम के साथ में मेरी वह तलवार पूरी तरह से पिघल जाती है और पूरा अयस्क खराब हो जाता है। और मेरी इस तरह की असफलता के साथ में अब मेरे टीचर भी मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने अब मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। क्योंकि मैं भी सोच सकता हूँ कि आखिरकार क्यों ही वह एक असक्षम व्यक्ति को अपना स्टूडेंट बनाए रखेंगे।